Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, chapter number 7 in history. Ashoka the Emperor who gave up war. ये हमारे चैप्टर नंबर 7 लिया है मैंने. जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो अशोका, जिसके बारे में हमने भी काफ़ी बार सुना हुआ है. द फेमस रूलर इन द, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक रूलर था. द एम्पीरियर हु गेव अप वॉर, वो राजा जिसने वॉर करना यानी कि युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि एक राजा होते हुए भी उसने युद्ध करना छोड़ दिया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. जो बहुत बड़ा किंगडम होता है ना, उसको एम्पायर बोला जाता है. इट मीन्स क्या हुआ कि एक छोटा जो राज्य होता है वो तो किंगडम कहा जाता है, बट बहुत बड़ा कि उसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे राजा होते हैं और उन सबको लीड करने वाला एक बड़ा राजा होता है, वो एम्पायर, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य, उसको हम एम्पायर कहते हैं. द मौर्यन एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाई हिज ग्रैंडफादर. जिसका अशोका मौर्य एम्पायर का था, यानी कि मौर्य डायनेस्टी का रूलर था, और उनका जो एम्पायर था यानी कि उनका जो डायनेस्टी जो स्टैब्लिश की थी, उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, मोर देन 2300 ईयर्स एगो, लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले उन्होंने ये साम्राज्य स्थापित किया था. चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य. चंद्रगुप्त को किसने हेल्प की थी ये साम्राज्य स्थापित करने में? एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जिसको चाणक्य या हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने में उसकी हेल्प की थी. There were several cities in the empire which including the capital पाटलिपुत्र. इसमें इनके एम्पायर में काफ़ी सारी छोटी छोटी सिटीज जो थी वो इंक्लूड्स थी, जिसमें उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये भी उसमें सम्मिलित थी. तक्षशिला वॉज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट. तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कहा जाता था. इट मीन्स वो नॉर्थ वेस्ट का जो मेन जो द्वार बोला जाता है ना, एक रास्ता बोला जाता है अंदर आने का, वो कहा जाता था. इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया. जबकि उज्जैन जो था वो नॉर्थ और साउथ की तरफ जाने वाला एक मेन रास्ता था, यानी कि यहाँ से होकर ही सभी रास्ते गुजरते थे. हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स. एम्पायर जो है वो किंगडम से अलग कैसे होते हैं? एम्पीरियर्स, एम्पीरियर्स मतलब राजा. एम्पीरियर्स का मतलब क्या होता है? राजा. नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज, इसको बहुत जानिए कि राजा को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम, क्योंकि एम्पायर जो है वो किंगडम से ज़्यादा बड़ा होता है. एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ बिग आर्मी, और उसको एक बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एम्पायर किंगडम से काफ़ी बड़ा होता है और इसके लिए उसको अपने पूरे साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत होती है. सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, और उनको बहुत ज़्यादा संख्या में ऑफिसर्स, उन ऑफिसर्स की भी ज़रूरत होती है जो टैक्स कलेक्ट करते हैं. यानी कि काफ़ी सारे किंगडम मिलाकर, 2 या 3 किंगडम मिलाकर एक एम्पायर बनता है. तो एम्पायर जो है वो किंगडम से बड़ा होता है. रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर में किस तरह से रूल करते हैं राजा? द ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स. जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स, जिनको राजा इलेक्ट करता है, जिनको राजा इलेक्ट करता है टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, तो वो जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ऑफिशियल्स बोला जाता है, जो कि राजा हर राज्य में और हर गांव में अपॉइंट करता है, जिनको जो फार्मर से, हर्डर से और क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर से, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करके राजा के दरबार में या राजा के खजाने में जमा करवाते हैं. हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरियाज,
हु लिव्ड इन विलेजेस, जो लोग गांव में रहते हैं या टाउन्स में रहते हैं उन सब के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है राजा, ताकि वो उन लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करके और राजा के खजाने में जमा करवा सके। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर, और उन ऑफिशियल्स को, उन ऑफिसर्स को पनिश भी किया जाता है जो राजा के ऑर्डर को नहीं मानता है। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, काफी सारी ऑफिशियल्स को राजा जो है वो सैलरी भी देता है, या कुछ को ऐसा होता है, काफी इसमें कहा क्या है, मैनी ऑफ दीज, काफी सारे ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती। अदरवाइज राजा क्या करता है कि उनको एक एरिया दे देता है कि इस एरिया में से जो जितने भी टैक्सेस जो आप कलेक्ट करेंगे उसका कितना पार्ट आप हमें जमा करवाएंगे और बाकी जो पार्ट है वो आप अपने पास रखेंगे एज ए सैलरी के रूप में। उनको फिर उन खजाने में से सैलरी नहीं देनी पड़ती थी। इस तरह से एग्रीमेंट किया जाता था। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स ऑफ प्रोमिनेंस, रॉयल जो प्रिंसेस होती वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स ऑफ प्रोमिनेंस विच वॉज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थी, यानी कि जो एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती थी, जहाँ पर रॉयल प्रिंसेस, रॉयल जो यानी कि प्रिंस जो होते थे, राजकुमार या राजकुमारी जो होती थी, वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाती थी वहाँ, और उनका जो साम्राज्य था उनको गवर्न भी कौन करते थे, जो राजकुमार होते थे वही उस राज्य को गवर्न भी करते थे। द मौर्य ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute। उसके अलावा मौर्यन क्या चाहते थे, मौर्य साम्राज्य के जो भी राजा थे वो क्या चाहते थे, रोड्स और रिवर्स पर कंट्रोल करना चाहते थे। वो ट्राई कर रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो रोड्स और रिवर्स ही थे, और उन सभी एरियाज पर, क्योंकि वो सभी, इससे क्या होता, रोड्स एंड रिवर्स पर उनका कंट्रोल हो जाता तो उनके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट करने में उनको आसानी रहती। पीपल ऑफ फॉरेस्ट रीजन वर मोर और लेस इंडिपेंडेंस, जो फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग रहते थे, आदिवासी जो लोग रहते थे, वो कम या ज़्यादा, इंडिपेंडेंस का मतलब है कि किसी, कुछ लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंस होते थे कि राजा को उन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था, और कुछ लोग थोड़े बहुत राजा के अंडर में रहकर काम करते थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल, बट जो इंडिपेंडेंस होते थे वो फिर भी राजा को एज ए गिफ्ट के रूप में एलिफेंट टिम्बर हनी और वैक्स वगैरह देते रहते थे। अशोका अ यूनिक रूलर, अशोका जो एक सबसे यूनिक रूलर माना जाता है। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका, मौर्यन एम्पायर में सबसे ज्यादा फेमस रूलर अशोका ही माना गया है। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions which were in Prakrit and were written in the Brahmi scripts। वो पहला रूलर था जिसने लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों की नॉर्मल बोलचाल की जो भाषा थी, प्राकृत लैंग्वेज, उसमें लिखे, और उसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, जैसे हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट्स है, जैसे उस टाइम पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स चलती थी, उसको उसमें उन्होंने अपने सारे मैसेज लिखवाए थे। अशोकाज वॉर इन कलिंगा, अशोका ने कलिंगा में जो वॉर लड़ी थी उसके बारे में। अशोका वॉज सो होरिड when he saw the violence and bloodshed in Kalinga's war that he decided not to fight any more wars। अशोका ने कलिंगा में जो वॉर लड़ी, यानी कि एक जगह का नाम है ये कलिंगा, और यहाँ पर इसके साथ जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, और इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर और पूरी जो जमीन थी, यानी कि पूरा जो लैंड था वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसको देखकर अशोक ने डिसाइड किया कि वो कभी अब वॉर नहीं लड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग उस वॉर में मारे गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो अभी कभी भी युद्ध जो है वो नहीं लड़ेगा। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war। ये पहला राजा था पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, जिसने युद्ध जीतने के बाद, हालांकि वो युद्ध जीत गया था, कलिंगा का जो वॉर था वो जीत गया था, बट उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसके जीतने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो कभी युद्ध नहीं लड़ेगा।
जीत गया, हालांकि फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो अब युद्ध कभी नहीं लड़ेगा। What was अशोका's धम? अशोका का धम क्या है? ये जो उन्होंने डिसाइड किया कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया था। अशोका धम मतलब अशोका का धर्म। अशोका's धम डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस। उसमें किसी तरह से ये इन्वॉल्व नहीं था कि आप लोग भगवान को मानो या त्याग करो या कुछ भी करो, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, जस्ट अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, कि जैसे उसके फादर बच्चों को पढ़ाते थे या समझाते थे, ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, वैसे ही वो भी, उसकी भी ड्यूटी है या उसका भी कर्तव्य है कि वो भी लोगों को इंस्ट्रक्ट करे, यानी कि सिर्फ उनको समझाए। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो किससे प्रभावित थे? गौतम बुद्ध से, यानी कि बौद्ध जो धर्म था उससे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, उसने अपने ऑफिसर्स अपॉइंट किए, किस काम के लिए? नोन एज द धम्म महात्मा हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। उन्होंने अपने ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए, जो कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उनके जो मैसेज थे, वो लोगों तक पहुंचाए। घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाए और लोगों को जो बौद्ध धर्म की जो टीचिंग थी, जो शिक्षाएं थी, वो लोगों को समझाए। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड। अशोका ने अपने मैसेंजर्स, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जो है वो बहुत, अपने जो मैसेंजर्स थे, बौद्ध धर्म को जो फॉलोअर्स मनुष्य ने अपने बनाए, उनको सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के दूसरी लैंड में भी, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका में भी भेजा, ताकि वहां पर भी वो जाकर बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा दे सके कि लोगों का जो जीवन है, बौद्ध धर्म में क्या था कि लोग जो है बिल्कुल ही फ्री, यानी कि ऑनेस्टली रहे और अपनी जो लाइफ है उसको बिल्कुल सीधे साधे तरीके से करे, चोरी ना करे। इस तरह से उनकी जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो लोगों तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। और ये पहला राजा था जिसने बौद्ध धर्म धारण किया और युद्ध छोड़कर लोगों को इस तरह से शिक्षाएं देना शुरू किया। ओके, ये हमारा चैप्टर था। थैंक यू।